अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एब्सोल्युटली नॉट के बाद क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को गुड बाय कह दिया है? अमेरिका को वाज़े कर दिया है कि हमने अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादाना फ़ैसले करने के लिए हम आज़ाद हैं, हम किसी लॉबी का हिस्सा नहीं और ना ही हमसे ऐसी तवक्को की जाए। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन एक जमहूरियत के नाम पर इकट्ठ किया है, यानी 2 रोज़ा डेमोक्रेसी समिट के नाम पर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें दुनिया भर से पाकिस्तान समेत 110 ममालिक बुलाए गए हैं, मगर चाइना और रशिया को नहीं बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस को चीन और रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का एक इकट्ठ भी कहा जा रहा है, मगर पाकिस्तान ने समिट में जाने से इनकार कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान को मदऊ करने पर अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अभी ये वक्त नहीं कि किसी लॉबी का हम हिस्सा बन सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी वाज़ेह अल्फाज में ये बता दिया है कि हम अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, ज़रा देखिए। कोल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं। इस ब्लॉक्स के बनने को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये जो पहले कोल्ड वॉर थी, इससे भी दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ, और ये जो अब बनने जा रही है कोल्ड वॉर, पाकिस्तान हम वो मुल्क नहीं चाहता कि जो फंस जाए इसी, जिस तरह हम पिछली बारी हिस्सा बने थे कोल्ड वॉर में। हम चाहते हैं कि हम अगर लोगों को इकट्ठा करें। हम ये भी चाहते हैं कि अब ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो कोल्ड वॉर है, पाकिस्तान ने जिस तरह 1970 में ओपन किया था चाइना अमेरिका के लिए, इसी तरह हम अभी भी कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह ये जो इनके फासले बढ़ते जा रहे हैं इसको रोकें। ये वही पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान से नेटो अफवाज के इनखला के वक्त अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात कराने में पेश रहा है, लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस पर पाकिस्तान के किरदार को फरामोश किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिकी सदर की एक कॉल का इंतज़ार करते रह गए। लेकिन वक्त ने पलटा खाया कि आज पाकिस्तान अमेरिका के बुलाने के बावजूद इस समिट में जाने से इनकार कर रहा है। ये फ़ैसला इमरान हुकूमत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में शिरकत एक तरफ अमेरिका को मनाने का बेहतरीन मौका था, लेकिन अमेरिका को मनाना चीन को नाराज़ करने का सबब बन सकता था, क्योंकि चीन और रशिया इस समिट में शिरकत करने वालों से सख्त नाराज़ हैं, जिसकी मिसाल ताइवान की है। यानी अमेरिका ने ताइवान को सिर्फ दावतनामा भेजा तो बीजिंग ने इसे शदीद माइंड किया, इस पर एतराज़ किया। सादा अल्फाज में इस जमहूरी समिट में शिरकत को लेकर एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना था। जिधर जाते दूसरी साइड नाराज़ हो जाती, तो पाकिस्तान ने चीन को चुनकर अमेरिका की नाराज़गी को मोल लेने का रिस्क लिया है। ऐसे में पाकिस्तान को क्या कुछ नई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या आलमी सतह पर हमारे इस मौक़िफ़ को मान लिया जाएगा कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहना चाहता है? इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तकिल मंदूम है अक़वाम मुत्तहिदा में, मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपका। मुनीर अकरम साहब, पहले एब्सोल्युटली नॉट, तब भी ये सवाल हो रहे थे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अब अमेरिका ने बाकायदा मदऊ किया, इस समिट में जाने के लिए पाकिस्तान को बुलाया, हमने इनकार किया और मौक़िफ़ ये अपनाया कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम किसी कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्या रिएक्शन है इसका अमेरिका में? जी, इस वक्त तक तो मैंने कोई रिएक्शन देखा नहीं है। शायद रिएक्शन बाद में हो, पर फिलहाल तो कोई पब्लिक रिएक्शन तो नहीं है इस वक्त। एक्सपेक्टेड क्या है? जी, इंशाल्लाह यानी कि रिएक्शन ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, पर अगर रिएक्शन होता है तो फिर हमने एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप। हमने तो बहुत सही तरीके से कहा है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम उनके साथ। ये राइट डिसीजन है आपके ख्याल में पाकिस्तान का? जी, ये मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है कि ये हुकूमत का फैसला है, पर ये मेरे ख्याल में बहुत केयरफुल कंसिडरेशन के बाद लिया गया है। तो इसमें हमने जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये हम इम्प्रेशन नहीं देना चाहते हैं कि हम कोई ब्लॉक में शामिल हों, कोई ब्लॉक। लेकिन इनडायरेक्टली ये तासुर तो गया कि शायद हम चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए हम इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि चाइना को भी नहीं बुलाया गया, रशिया को भी नहीं बुलाया गया, ताइवान को बुलाया, चाइना नाराज़ हुआ। हम जाते तो चाइना हमसे नाराज़ ना होता। इनडायरेक्टली एक मैसेज तो गया है।
जी देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। पहले तो ये है कि हाँ, कुछ हमारे दोस्त ममालिक हैं, जैसे चाइना था, और पर बाकी भी हैं। सऊदी अरब को नहीं बुलाया, तुर्की को नहीं बुलाया, तो बहुत सारे दूसरे जो इस्लामी दुनिया के बहुत अहम जो मुल्क हैं वो भी इनवाइटेड नहीं थे। तो हमने ये लेकिन ये जमहूरी कॉन्फ्रेंस है ना, अब जमहूरियत तो नहीं है सऊदी अरब में जो सऊदी अरब को बुलाया जाता। जी, पर वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जमहूरियत नहीं कह सकते हैं। अब हिंदुस्तान को बुलाया गया, वो कौन सी जमहूरियत है? ये तो हम कहते हैं, वो तो बड़ा जमहूरियत का दावेदार बनता है पूरी दुनिया में। जी, वो बनता है, पर ऑब्जेक्टिवली देखें, उसको भी कहा गया है कि पार्शली फ्री या उस तरह की, उसको डाउनग्रेड किया गया है जमहूरियत। दूसरे काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है जमहूरियत है या नहीं है। तो ये तो एक सब्जेक्टिवली उन्होंने डिटरमिन किया कि किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। वो क्राइटेरिया उनका ही है। पर बात यह है कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त मुल्क उसमें नहीं थे, तो हमारे लिए हुकूमत ने यही समझा कि मुनासिब नहीं होगा कि हम इस तरह से आइडेंटिफाई करें। लेकिन हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अमेरिका की हमें क्या सपोर्ट मिलती है IMF के मामलात को लेकर। जैसे IMF का प्रोग्राम रुक जाता है, हमारी मईशत की सांसें जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही हमें वहाँ से कोई ठंडी हवा का झोंका आता है तो यहाँ पर जब सबके चेहरे खिलना शुरू हो जाते हैं कि मईशत को चलें, पहिया तो नहीं रुकेगा। एक वो मामला है। फिर दिफा के मामलात में अमेरिका की बड़ी सपोर्ट रही है, तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको नहीं लगता तैयार रहना चाहिए? अभी IMF की अभी हम प्रायर एक्शंस पर हैं, अभी हमें उनको करके दिखाना है। जनवरी के मिड में एक मीटिंग है IMF के मामलात को लेकर, तो कुछ भी हो सकता है, इनकार पहले हो गया। अब जी देखें, ये तो हमने इस दुनिया में रहना है, और जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमने देखना है। ये तो छोटी बातें हैं कि जी IMF का प्रोग्राम आज हुआ न कल नहीं हुआ। इस तरह के जो मसले हैं वो तो आते हैं सामने और हल हो जाते हैं। वो हमने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारी देखना है, और जो हमारी जो डायरेक्शन है वो, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम कोल्ड वॉर की तरह ब्लॉक्स में नहीं आना चाहते। तो दुनिया मानेगी हमारे इस मौक़िफ़ को कि वाकई हम न्यूट्रल हैं या रहना चाह रहे हैं? देखें, दुनिया तो हमारी एक्शंस देखेगी, और माने या ना माने, हमने जो फैसले करने हैं वो अपनी इंटरेस्ट में करने हैं, दुनिया माने या ना माने। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब, मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा, मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा अमरीका से ताहिर जावेद साहब। वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा अमेरिका से ताहिर जावेद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका। ताहिर जावेद साहब, आपको याद होगा पिछले हफ्ते लगभग 8 दिन पहले जब आप मेरे शो में आए थे, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पाकिस्तान का अमरीकी जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का जो भी फ़ैसला होगा, क्या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर करता है तो चाइना का क्या रद्द-ए-अमल होगा, नहीं करेगा तो अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो आपने कहा अभी तक तो फैसला हुआ नहीं। अब जब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान इस समिट में शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं? क्या कोई रिएक्शन आया है, अब तक कुछ पहुंचा रिएक्शन अमरीकियों का? नहीं, अभी देखें 2-3 चीजें हैं इसमें। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए था। अब रीजन तो जो इन्होंने लेटर लिखा उसके अंदर एब्सोल्युटली कोई रीजन नहीं थी कि भी हम कोई राइट टाइम पे कनेक्ट करेंगे।
लेकिन आप कह रही हैं कि ये वो ब्लॉक का हिस्सा नहीं। अगर सेपरेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोई और बयान दिया है तो उसका मैं नॉलेज में मेरे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम किसी कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जो दुनिया में एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, स्पेशली अमेरिका और चाइना के बीच में, हम ऐसे किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम इन फासलों को कम करना चाहते हैं। तो क्या अमेरिका इसको इस तरह से लेगा जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? पहली तो बात यह है कि हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे मुराद जो पाकिस्तान बताने की जो कोशिश कर रहा है, मैं नहीं समझता कि राइट है। ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर है जो पाकिस्तान ने किया है। बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको पाकिस्तान ने मिस किया है। अगर इन्होंने जो भी वट एवर द जेन्युइन रीजन वाज, देखें ना, लोग ये जो कंट्रीज हैं इनकी बिहाइंड द सीन कुछ और रीजंस होती हैं, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली उसको थोड़ा शुगर कोट करके बताया जाता है। तो ये देखें, साउथ एशिया में से 3 या 4 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। बांग्लादेश इनवाइटेड नहीं था इसके अंदर, और ये एक बड़ी एफर्ट का हिस्सा था कि पाकिस्तान इसके अंदर इनवाइट हुआ। अच्छा, अब उसके बाद अगर नहीं हुआ था ना, तो आपका पूरा मीडिया सुबह से शाम तक अरबों रुपए का आपने टाइम और सब लोगों ने इस पे लगा देना था कि पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है, और इतनी बड़ी हाइप क्रिएट होनी थी कि अनबिलीवेबल। जब पाकिस्तान आराम से इनवाइट इसमें हो गया और उसके बाद डिसाइड ये किया गया कि वो पाकिस्तान इसमें फैल नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली सबको पता है इसमें कोई रिटर्न ऑन द वॉल के अगर वो ब्लॉक का हिस्सा नहीं। मैं समझता हूँ खान साहब को ये महसूस करना चाहिए कि ना शिरकत करके वो एक ब्लॉक का हिस्सा बन गए हैं, वो चाइना की तरफ लीन किया है। मतलब कि इनडायरेक्टली तो हमने मैसेज दे दिया कि हम चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा हैं, क्योंकि हम चाइना को नाराज नहीं करना चाहते हैं। नाराज नहीं कर रहे तो, लेकिन ये देखे ना, ये पाकिस्तान का एक हमेशा से एक रहा है कि मलेशिया में कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान करने के बाद सऊदी अरब के कहने पे हम वहाँ पे शिरकत नहीं करते, फिर ये यहाँ पे इनवाइट होता है तो चाइना ने ऑब्वियसली इसके अंदर ताइवान को इनवाइट किया गया था, तो सारी दुनिया को पता था कि चाइना इसके ऊपर थोड़ा होता ही है ना एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, तो वो एक सिचुएशन। लेकिन ये डेमोक्रेसी की कन्वेंशन था। चाइना के अंदर डेमोक्रेसी है कहाँ पे, रशिया के अंदर डेमोक्रेसी है कहाँ पे? अगर वहाँ पे नहीं है या कुछ ऐसी कंट्रीज को इनवाइट नहीं किया गया जहाँ पे, यानी अब बहुत सारे कंट्रीज हैं जो वेरी क्लोज टू, लेकिन तासुर इससे यही गया था कि ये चाइना और रशिया मुखालिफ एक कट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जिससे ये तासुर लिया गया कि पाकिस्तान को भी इस असर से बाहर निकालने की कोशिश है, ताकि जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट है यहाँ पर या चाइना की इमदाद मिलती है, या हम एक मान होता है कि जब भी कोई मुश्किल होती है चाइना ने हमारा बड़ा साथ देता है, तो पाकिस्तान को उधर से निकालना चाहता है अमेरिका। ये तासुर गया था। नहीं, देखें, अगर पाकिस्तान को इशू था भी कि चाइना को इन्वाइट नहीं किया गया, तो पहली तो बात यह ना कि ये कोई ऐसी, जैसे एक मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस हो और उसके अंदर किसी मिसाल के नॉन मुस्लिम कंट्री या उसको नहीं इनवाइट किया जाए, तो वो फिर उसका कोई गिला शिकवा बनता नहीं, क्योंकि यू डोंट फिट इन द प्रोफाइल ना। या तो फिर चाइना वहां पे इलेक्शन कराए, एक और पार्टी को बनने दे, ये सारी चीजें अगर होने दे, उसके बाद डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस के अंदर ना इनवाइट होने की सूरत में चाइना उठ के अपना ये डिक्टेटरशिप कॉन्फ्रेंस कर ले अलग, और अमेरिका को नहीं बुलाया उसके अंदर, तो ये मतलब दिस इज टोटली रिडिकुलस कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो आप कह रहे हैं कि ये एफर्ट्स थी आप जैसे लोगों की, वहां पर एक लॉबी थी जिसकी एफर्ट से पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था? एब्सोल्युटली। इसके अब देखें, पाकिस्तान क्लाइमेट समिट के अंदर ओरिजिनली नहीं था, उसके बाद फिर जो भी कुछ समिट, इसके बाद तो एवरीबॉडी वाज वाचिंग क्लोज, और आप अपने दोस्तों को बोलते हो कि भी यू नो देयर आर सो मेनी पीपल आर वर्किंग कि पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप बेहतर से बेहतर हो। तो ये अगर यहाँ पे इनवाइट, मतलब इसके अंदर कोई विदाउट क्रिएटिंग अ सीन पाकिस्तान उसके अंदर था, जो आप समझेगा मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर इसमें लगाता है अपनी लॉबिंग के अंदर, इंडिया के पाकिस्तान को इस तरह की चीजों से बाहर निकाला जाए। अब इंडिया को क्या पता था कि पाकिस्तान ने खुद ही निकल जाना है, हम इतनी एफर्ट क्यों करें? तो मतलब दिस इज, मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई है इस फैसले से। तो आप अपने कंसर्न्स प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, उनसे बात करेंगे? मैं कंसर्न उनको वहां पे जब था तो उस वक्त भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा इशारतन बात की थी कि ये इट्स अ गुड थिंग। और देखिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आके ना, इनको अगर इश्यू था तो कॉन्फ्रेंस के अंदर इनको किसने रोकना था? अपने स्पीच के अंदर अपने कंसर्न्स को बोल देते, दैट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर। कि भी आप बैलेंस रखना चाहते हैं तो यू डू द बैलेंस, लेकिन टोटली उसमें दाखिल नहीं होना, आना नहीं है। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि भी अमेरिका के अंदर जो 3 साल का
बाइडेन का जो टर्न्योर पीछे रहता है या पाकिस्तान में अगर 1.5 साल का टर्न्योर रहता है तो इसके अंदर ये हालात ऐसे ही चलेंगे। मतलब कि हम इस सिचुएशन में खड़े हैं, तारिक जावेद साहब के कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही है, चले जाते चाइना नाराज हो जाता, नहीं जाते तो अब शायद अमेरिका नाराज हो जाए और हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं। एम आई राइट? देखें ये सारे पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि बात करनी चाहिए क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ है इस चीज के ऊपर। ये लीडरशिप का फुकदान है और खास तौर पे फॉरेन मिनिस्ट्री का फुकदान है। हमारे डियर फ्रेंड शाह महमूद कुरैशी साहब की को इसके अंदर बिल्कुल डट जाना चाहिए था कि भी ये इस तरह के मामलात में, और चाइना को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये जो चुप करके मिसाल के इसके अंदर से निकलना जो है ना, ये आपको इमरान खान के होते हुए आप कह रहे हैं लीडरशिप का फुकदान है। देखिए जी, इस डिसीजन के ऊपर लीडरशिप का फुकदान है और ये सच्ची बात है। इसको किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, दिस इज इट। अब इसके मतलब चाइना ने ताइवान के इनविटेशन को इतना ज्यादा माइंड किया, और अगर पाकिस्तान चला जाता तो हमें वहां से भी तो नाराजगी का सामना करना पड़ना था ना। कहां से यही तो लीडरशिप थी जो हमें शो करनी थी। चाइना को देखें, एज फार एज माय कंसर्न, मैं समझता हूँ कि चाइना ज्यादातर अपना देखता है बिजनेस इंटरेस्ट। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेटेजिक इस तरह की चीजें, ये मेरा ख्याल है कोई निकाल के, अच्छा याद एक चीज और भी बताऊं, इतनी ज्यादा बाहर से पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप या क्या कहते हैं कोई एतराजात आते नहीं है जितने हम यहाँ पे अपनी उसको इंटरप्रेट करके उसको बड़ा कर लेते हैं। उसको टैकल और हैंडल करना जो है ना, उसकी बहुत शॉर्टेज है। और मैं अनबिलीवेबली मैं समझता हूँ कि किसी ने इसके ऊपर एफर्ट जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। ये गलत है। ऑलरेडी अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो अमेरिका सुन नहीं रहा था, अब तो लगता है कि वो बिल्कुल ही पाकिस्तान को इग्नोर करेगा अफगानिस्तान के मामले को, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अफगानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में होगा, जुड़ा हुआ है ना दोनों ममालिक आमने एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान तो कह रहे हैं इंसानी बहरान है, आगे आए मदद करें, लेकिन अमेरिका तो नहीं सुन रहा था। नहीं, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊं, I'll defer you on that। मैं नहीं समझता कि अमेरिका इसको कोई बहुत बड़ा इशू बनाएगा, ये आप याद रखें इस चीज। हाँ, कोई इसको इशू नहीं बनाएगा। बेशुमार कंट्रीज है, उसमें जरूरी नहीं कि पाकिस्तान मतलब आने या ना आने से शायद कोई इतना वहां पे समझ में फर्क और लोगों को ना पड़े, लेकिन बहरहाल इंडिया को फर्क पड़ेगा और पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा इस चीज पे। चाइना अगर खुश हो गया तो अलग बात है, लेकिन किसी और मसले में इसको ड्रैग, लेकिन चाइना की खुशी हो सकता है अमेरिका को बर्दाश्त ना हो फिर कुछ रिएक्शन आ सकता है। मैं समझता हूँ कि इसको शायद अमेरिका के अंदर मतलब इंडिया कोशिश करेगा इसको यहाँ पे हवा देने की, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा इसको कोई देखा जाएगा। लेकिन वो चीज उसको मैं इतना वरी नहीं करता जितना ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आप पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ एक टेबल के ऊपर कम्युनिकेशन करने का आपको मौका मिला और आपको फर्स्ट हैंड लोग सुन रहे होते, और वहां पे यानी जिस चीज की हम कहते हैं फोन कॉल नहीं हुई, तो ये फोन कॉल से भी ज्यादा बेहतर चीज थी कि जिसमें एक नहीं आपको यानी दर्जनों लीडर्स आपको सुन रहे होते और आपने अपॉर्चुनिटी मिस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेटिक रहनुमा जावेद साहब अमेरिका से मुझे ज्वाइन कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमती दावे हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है, मगर रुपया तगड़ा नहीं हो सका। IMF से हुकूमत ने डील कर ली, मगर रुपया तगड़ा नहीं हो सका। सऊदी अरब से $3 अरब भी ले लिए, मगर रुपया तगड़ा नहीं हो सका। पेट्रोल, बिजली, गैस और अशिया खुर्दनोश महंगी कर दी गई, मगर क्या करें फिर भी रुपया तगड़ा नहीं हुआ। आवाम पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई, मगर रुपया फिर भी तगड़ा नहीं हुआ। और अब हुकूमत ने मिनी बजट पेश करने की भी तैयारी कर ली है, मगर उम्मीद नहीं कि रुपया तगड़ा हो सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि तवील अरसे के बाद एक ऐसी सियासी हुकूमत मिली है जिस पर बदउनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं। आज हमारा मुल्क जो तरक्की कर रहा है इसे IMF ने भी तस्लीम किया है। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए।
ग्रोथ रेट हमारा जो है वो शायद 5% से भी ज़्यादा हो, जो बड़ी एक मैं समझता हूँ इत्मीनान बख्श बात है। हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर्स हैं, हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट है, यूरिया खाद की जो खपत है उसमें भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान के लोगों को एक तवील अरसे के बाद एक ऐसी सियासी हुकूमत मिली है जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। नाजरीन, एक तरफ हुकूमत अपनी कारकर्दगी के गुण गाते नहीं थकती है तो दूसरी तरफ डॉलर मजीद ऊपर जा रहा है और रुपए की कदर में कमी हो रही है। इस वक्त डॉलर की कीमत 178 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ हुकूमत ने मिनी बजट लाने के लिए तैयारी कर ली है और ज़राई दावा कर रहे हैं कि मिनी बजट में टैक्सेस की भरमार की जाएगी और अगर ऐसा हो जाता है तो मुल्क में नाजरीन महंगाई का एक तूफान आएगा और गरीब आवाम इस महंगाई की चक्की में और पिस जाएंगे। इस वक्त पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा, चीनी, घी और अद्वियात की कीमतें लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की परसेप्शन रिपोर्ट में भी लोगों ने दुहाइयाँ ही दी हैं और मुल्क के जो 92% आवाम हैं उन्होंने महंगाई और करप्शन का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत को करार दिया है। एक तरफ डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ मिनी बजट ये हुकूमत जो है मुल्की आवाम के साथ करने क्या जा रही है। इसी पर मुझे बात करनी है अपने इस सेगमेंट में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशा डॉक्टर इशफाक हसन साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी इसके बाद मेरे साथ होंगी अंदलीब अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, पहले तो एक सादा सा सवाल, उसका जवाब दे दें कि इतनी महंगाई है, फिर ऊपर से हुकूमत जो जस्टिफिकेशंस देती है कि अभी भी खित्ते में पाकिस्तान ही सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, क्या करें, अब पूरी दुनिया में महंगाई है, क्या ये जस्टिफिकेशन आम आदमी के लिए काफ़ी है? मेरे ख्याल में हम हुकूमत को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। इन सब बातों से आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें कि हम दुनिया में कम है और फला कम है। जब एक आदमी जाता है मार्केट में और उसको पता चले कि आटा 50 रुपए या 60 रुपए के जी इसको मिल रहा है, चीनी 85-90 रुपए के जी मिल रहा हो, तो उसको क्या पता है कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। उसको तो जो दे रहा होता है मार्केट में जो चीजें खरीदेगा तो उसके सामने तो यही कीमत है। दुनिया में कम है, ज्यादा है, दुनिया में तो लोगों की आमदनियां भी बहुत होती हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो नहीं है। तो जरा ये जो लॉजिक है प्राइम मिनिस्टर का कि सर्दियों के बाद महंगाई में कमी आएगी, इस लॉजिक को भी जरा हमें समझा दीजिए। देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर इस चीज पे बैंक कर रहे हैं कि शायद अभी जैसे पेंडेमिक वगैरह का दोबारा जोर हो रहा है, तो इससे मार्केट भी आप देख रहे हैं कि दुनिया के में जरा एक मंदी का रुझान बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि आगे चल के तेल की कीमत अगर कम हो तो उससे हमें फायदा होगा और तेल की कीमत कम होगी तो हमारे यहाँ भी उसके असरात इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं और कुछ आपको नजर भी आ रहा है कि जैसे ऑयल की कीमत 85-86 डॉलर बैरल पे चली गई थी, हाँ। अब ये आ गई है कोई 70 के करीब आ गई है। तो आपने देखा कि इतनी कमी आई है उसमें। इसी तरीके से जो कोयला था, जो हम बिजली के इस्तेमाल के लिए कोयला इंपोर्ट करते थे, तो वो कोई 270 या 272 डॉलर पर टन था, अब ये 140-45 पे आ गया। लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली आज भी महंगी हो गई है डॉक्टर साहब। 4 रुपए 74 पैसे फी यूनिट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इजाफा दिसंबर के बिजली के जो बिल होंगे उसमें लग के आएगा। ये तो फिर IMF है ना, ये IMF के प्रायर एक्शंस हैं ये। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आप जब गए हैं उस रास्ते पे तो अब उसी पे चलना पड़ेगा। तो वो इससे ताल्लुक नहीं है, वो तो IMF के है। आपने तो इसका मतलब है कि जो जनवरी के मिड में IMF के हवाले से जो एक मीटिंग होने जा रही है तो उससे पहले प्रायर एक्शंस अभी 1 महीना रहता है, तो ये हालात फिर कहाँ पे चले जाएंगे इस महीने 1 महीने के अंदर? और क्या करके दिखाना होगा? हमें बहुत कुछ करना है अभी। अभी काफी मुश्किल मरहले से गुजरना है। हमें एक मिनी बजट भी लाना है, वो जो पार्लियामेंट से पास कराना होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, उसमें होगा ये कि बहुत सारे जो हमें टैक्स के रेवेन्यू हमें बढ़ाने होंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो टैक्स से एग्जम्प्ट है, अभी तक उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है,
तो वो एग्जम्पशन को खत्म करना पड़ेगा। और खत्म करने का मतलब ये हो कि आप उस पर टैक्स लगाएंगे। जब उस पर आप टैक्स लगाएंगे तो वो चीज उतनी महंगी हो जाएगी, क्योंकि वो तो आवाम को पास ऑन हो जाएगा, तो वो चीजें महंगी हो जाएंगी। तो वो ये है कि तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिनी बजट है ये भी IMF के प्रायर एक्शंस में से एक एजेंडा कह लें। इसके अलावा भी है। हाँ। ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो है उसका बिल पास करना है। हाँ। पार्लियामेंट से पास करना है। मुझे कितनी अजीब सी चीज लगती है, कभी कभी आप सियासतदानों से पूछा करें। हाँ। ये अभी आएंगे ना पार्लियामेंट के, आपने कहा ना कि ललीफ साहबा भी होंगे, उनसे पूछें जी कि ये आप तो कहते हैं कि पार्लियामेंट बड़ी आजाद है, सॉवरन पार्लियामेंट है, ये कहाँ आपकी सॉवरेनिटी चली गई जब IMF आपको कह रहा है कि ये जो स्टेट बैंक के अमेंडमेंट है एक्ट में, इसको आप पार्लियामेंट से पास करवाएं, यानी कि हमारी पार्लियामेंट ने उसको पास करना है। तो ये तो बाहर से डिक्टेशन आ रहा है ना, उस पर वो अमल करेंगे वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अच्छा, कैसे ही किस तरह की जो है ये इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट और सॉवरन पार्लियामेंट जुबान हमें दूसरों के कहने पर जो है बिल पास करवाए जा रहे हैं, और यही पार्लियामेंट मोहर लगाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इनसे पूछें कि किधर गई आपकी वो अभी होंगी अंदलीप साहिबा, मैं उनसे पूछूंगी। अच्छा, जो ट्रेड डेफिसिट हमारा इतना बड़ा है, नवंबर के महीने में $5 अरब, पहले 5 महीनों में $20.5 अरब, इसका भी जाहिर है महंगाई पर असर पड़ा है। देखिए, उसका ये हुआ है मैडम कि दुनिया में जो है बहुत सारी जो जैसे तेल की कीमतें बढ़ गई थी और बाकी चीजों की कीमतें जो बढ़ रही थी, तो तकरीबन 2/3 जो इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, उसकी वैल्यू में जो इजाफा हुआ है, वो आलमी मंडी में कीमत के बढ़ने की वजह से हुआ है। ये क्वांटिटी में इजाफे की वजह से जो है ये तकरीबन 1/3 है, लेकिन ज्यादा जो है 2/3 जो इजाफा हुआ है वो आलमी मंडी में तेल की जो बहुत सारे जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे रॉ मटेरियल की शक्ल में हो, गैस की शक्ल में हो, एनर्जी की शक्ल में हो, पाम ऑयल की शक्ल में हो, जो भी हम चीज इंपोर्ट करते रहे वो उसकी वजह से है। तो एक्सपोर्ट हमारी बैलेंस क्यों नहीं कर सकी इस डिफरेंस? वो इसलिए नहीं कर पा रही है कि हमारी जो एक्सपोर्ट इस साल बढ़ी है और तकरीबन अच्छा खासा अभी इस महीने में गालिबन ये 2.9 या $3 बिलियन के करीब हमारा एक्सपोर्ट होगा मंथली, लेकिन वो भी उसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हम जिस चीज को बाहर बेच रहे हैं उनकी भी तो कीमतें बढ़ी हुई है ना। सही सही। तो सिर्फ हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमतें तो नहीं बढ़ी हैं। बिल्कुल सही। कीमतें उसकी भी बढ़ी है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हालात ऐसे हैं कि हमें सालाना $30 अरब की जरूरत है कर्जों की अदायगी और करंट अकाउंट की मद में। सर, करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपके सामने कितना बढ़ गया। इतना जो कर्ज हम ले रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इतना जो हमने कर्ज, ये कर्ज जा कर रहे हैं क्या? कोई आपके सामने है कि बहुत बड़ा कोई मेगा प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसपे पैसे आ रहे हैं और लग रहे हैं? हमारे सामने तो फिलहाल कोई ऐसा प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट तो नहीं है ये। तो अगर आपका तिजारती अकाउंट में खसारा है तो उसका मेगा प्रोजेक्ट से क्या ताल्लुक है? अगर आप 70-72 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करेंगे और आप 30 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे तो ये तो 40-42 बिलियन का तो ट्रेड का खसारा हो जाएगा ना आपका। तो कर्जे वहां लग रहे हैं, तो पैसे तो वहां लग रहे हैं ना, उस खसारे को पूरा करने के लिए लग रहे हैं। लेकिन देखें, मैं आपके प्रोग्राम में हर प्रोग्राम में करता रहा हूं, 3 साल 3.25 साल हो गए हैं, एक रट मैंने लगाई है लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगा कि यार इंपोर्ट जो अननेसेसरी इंपोर्ट है इसको कर्ब करो, खुदा के वास्ते कर्ब करो इसको। बिल्कुल, आप मेरे हर प्रोग्राम में ये बात करते रहे हैं। एक आखिरी के 3.5-4.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां कराची के पोर्ट में खड़ी हुई है क्लियर होने के लिए। तो अब आप बताएं, जिस मुल्क की जेब में पैसा नहीं है, मांगता फिर रहा है, उसके एलीट जो है वो 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए की गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने कुत्ते और बिल्ली के शैम्पू और खाने बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। शरह सूद जो हमारा 175 बेसिस पॉइंट हम बढ़ चुके हैं, क्या इस वजह से भी सरमायाकारी में कमी आई है? और फिर क्या स्टेट बैंक इकदामात नहीं कर सकता था इसको बैलेंस करने के लिए और जो तिजारती खसारा है इसको रोकने के लिए? स्टेट बैंक की तरफ से तो कोई इकदामात सामने नहीं आए। देखिए, बात यह है कि एक तो इंटरेस्ट रेट का पहले बता दूं, ये भी IMF के कंडीशंस में था कि यहाँ पर आपने इंटरेस्ट लेके जाना है। आपने इसीलिए देखा होगा अभी और बढ़ेगा इंटरेस्ट, ये भी मैं बता दूं।
जितना अभी बढ़ा है ना 1.5% के करीब, मोरलेस इतना ही और बढ़ेगा। अच्छा, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी जनाब फिर आपके पास? Who cares about investment, मैडम? Who cares? Yes, who cares? गरीबों को असर होगा, फिक्स्ड इनकम ग्रुप को असर होगा, अमीरों को कोई असर नहीं होता है। बहुत हालात खराब हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, उसमें क्या है उनके लिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा। आप डॉक्टर इशफाक हसन साहब की बातें सुन रही होंगी। पेट्रोल बढ़ता है, हम जैसों को फ़र्क पड़ता है। वज़ीरों मुशीरों की गाड़ियों में पेट्रोल ज़ाहिर है सरकारी ख़र्चे से डलता है, इसलिए शायद आप लोगों को वो पेन फील होती नहीं है। फिर वो जो भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि जिस तरह हमारे तिजारती खसारा बढ़ा है, ये सारी हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से है, स्टेट बैंक के इक़दामात की वजह से है। 2023 में अगर आप लोगों ने वोट लेने हैं तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या आपको लगता है कि अवाम आप लोगों के पास आएंगे, आप लोगों का साथ देंगे? शुक्रिया शाजिया। और वाकई एक बहुत मुश्किल वक्त है, और पाकिस्तान के लिए भी है, सारी दुनिया के लिए भी है। और पेट्रोल की प्राइसेस भी आप बिल्कुल सही कह रही है, $37 से $80 तक गई। और आपको पता है कि इस वक्त जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी वहाँ बिलबिला रहे हैं। यूके में आपके या किसी और चैनल ने दिखाया था कि उनको बिल आया है, उसमें 40% इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिसिटी और गैस, और ये सारी दुनिया में है। लेकिन हमारे यहाँ हमने जो इसका तदारक, क्योंकि अभी तो जो बाइंग पावर भी उस लिहाज से है, हाँ, लेकिन 40% उनकी सैलरी नहीं इंक्रीज हुई, उनकी सैलरी में 1 पाई इंक्रीज नहीं हुई। जो मैं तो पैसों की बात नहीं कर रही, मैं तो परसेंटेज की बात कर रही हूँ ना, कि अगर मेरी 1000 रुपया मेरी सैलरी है या 1000 पाउंड है, और मेरी 1000 रुपया ही रहती है, 1000 पाउंड ही रहती है, लेकिन 40% मेरे बिल इंक्रीज हो जाते हैं, तो मैंने तो उसी में से देना है ना। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमने क्या किया है कि ये जो ऑब्वियसली सारा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो गरीब होता है वो उस पर सबसे ज़्यादा हिट होता है। तो हम 15 दिसंबर से एहसास राशन कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये उन 2.5 करोड़ ख़ानदानों के लिए है, और उसके अंदर आपके आटा, चावल, दाल पे जहां भी आप जाएंगे आपको 30% डिस्काउंट पे वो मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी पता है कि हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस हुई जा रहा है, पहले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे था। इससे क्या गारंटी है कि जो एहसास राशन कार्ड है ये गरीबों के पास ही जाएगा? ठीक है, आप लोगों ने डाटा इकट्ठा कर लिया होगा जो आप लोगों का एहसास प्रोग्राम है उसके ज़रिए। अब जिसके घर में 4 मुलाजिम काम करते हैं, चारों के पास कार्ड होगा, तो जो घर के मालिक हैं वो तो उनके थ्रू अपना राशन मंगवाते जाएंगे। वो आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये एक आपको पता है कि वो जो डेटा है जो दुकानदारों को होगा उसकी एक लिमिट होगी। तो ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो एक लिमिट के अलावा, क्योंकि सबको पता है कैपेसिटी क्या होती है, अगर आपकी इतनी तनख्वाह है तो इतनी कैपेसिटी है, आपने इतना खरीदना है। तो ये नहीं हो सकता कि वो 25-25 किलो लेके चला जाए और आगे बेच दे, ये नहीं होगा। हर एक की अपनी कैपेसिटी का महीने का होगा, फिर अगले महीने वो रिन्यू होगा। इसमें चेक एंड बैलेंस है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हेल्थ कार्ड अनफॉर्चुनेटली सिंध ने रिफ्यूज कर दिया है एहसास राशन भी, और उसमें वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते। बाकी सारे सूबों ने, जो खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे 1 जनवरी से पंजाब में और बाकी सूबों में भी आएगी। 10 लाख रुपए की आपको हेल्थ की फैसिलिटी मिलेगी, जिसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी और पब्लिक हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। तो सब ये जो है ये आपकी फैसिलिटी साथ साथ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं ट्रेंड, और दुनिया में भी ये कहा जा रहा है कि जो शॉर्टेजेस हैं जो कि कोरोना की वजह से हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि मार्च अप्रैल में ये कम होंगे, और पेट्रोल की प्राइसेस भी नीचे आएंगी। और जो सारी दुनिया बिजली आज जो बढ़ गई है, 4 रुपए 73 पैसे बिजली बढ़ी है, ये भी हम जैसों को ही फर्क पड़ना है? सरकारी मुलाजमीन को क्या फर्क पड़ना है इसका? इसमें देखें, जो आपको बिल्कुल ये, और आप जितने प्रोग्राम कर चुकी हैं आपको भी पता है कि ये जो बिजली घर थे, महंगे बिजली घर लेके आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, बट अवाम को उसको पे करना पड़ता है।
ये 20 साल के लिए गिरवी रख के गए। आप सोचें कि आपको बिजली चाहिए 10 मेगावाट और वो 100 मेगावाट आप तैयार कर गए और आप इस्तेमाल 10 मेगावाट कर रहे हैं, लेकिन आप 100 मेगावाट पे कर रहे हैं क्योंकि आपने मायदे ऐसे लेकिन बात यह है कि चारों तरफ से तो आवाम पिस रही है ना। IMF कोई प्रोग्राम देते हैं, असरात आवाम पर आते हैं। पेट्रोल महंगा होता है, आवाम असरात आवाम पर आते हैं। बिजली आप महंगी कर रहे हैं, वो असरात आवाम पर आते हैं। फर्क तो आम आदमी को पड़ रहा है ना, यही तो मेरा सवाल है। इसी आम आदमी ने आप लोगों को वोट देना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। लगता है हुकूमत अभी तक डिनाइल में है। नहीं जी, बिल्कुल डिनाइल पे नहीं है। जैसे हमने कहा कि ये एक हकीकत है और इस पे सारी दुनिया में भी है और यहाँ भी है। और जो पिछली, जब हम कहते हैं पिछली हुकूमतों ने ये किया, आपके सामने मुआहदे भी लेके आए, सब कुछ किए। एक तो अवाम बाशऊर है, ये मत समझे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को एहसन इकबाल ने कहा कि जी उनको सियासत का क्या पता हो। आज जाके आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को पूछें कि वो किस तरह से बिजली के बिल पे कर रहे हैं और कितनी ज्यादा महंगाई है। वहां आप आटे को यहाँ कहते हैं, वहां डबल रोटी जो है, डबल रोटी पे कोई 60-70% प्राइस का इजाफा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि हमने एक डिस्काउंट राशन कार्ड इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में उम्मीद है कि दुनिया के ऊपर ये जो शॉर्टेजेस का दबाव है ये कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ ही मिलेंगे। नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, भारतीय जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरा या गिराया गया। भारत समेत दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है क्योंकि हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जब से अपने इस नए ओहदे पर आए थे, उसी रोज से ही भारत की बरी, बहरी और फजाई तीनों फोर्सेस की कमांड इन्हें कबूल करने को राजी नहीं थी। जनवरी 2020 में जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ज़ाती मरासिम की बुनियाद पर उनकी रिटायरमेंट से ऐन पहले जनरल बिपिन रावत को इंटेग्रेटेड थिएटर कमांड के जरिए तीनों फोर्सेस का सरबराह बनाकर मुश्तरका कमांड दे दी, लेकिन भारत में तीनों अफवाज की हाई कमान में इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पास तीनों अफवाज की ऑपरेशन, रसद, नकलो हमल, तरबियती और मालियाती तमाम पावर्स मौजूद थीं, लेकिन तीनों अफवाज के सरबराहान इन्हें अपना बॉस मानने को तैयार नहीं थे। इंडियन एयरफोर्स के चीफ के साथ तो ये इख्तलाफात उस वक्त खुलकर सामने आ चुके थे जब जनरल बिपिन रावत ने इंडियन एयरफोर्स को इंडियन आर्मी का हिस्सा करार देते हुए थोड़ा कमतर करार दिया। तो इंडियन एयर चीफ कमांडर अब भदौरिया ने खुलकर इसकी मुखालफत की क्योंकि उनको डर था कि इंटेग्रेटेड थिएटर कमांड बनने के बाद इसके अपने फ़ज़ाई असासों पर एयरफोर्स का जो कंट्रोल है ये ख़त्म होकर बड़ी फ़ौज के पास चला जाएगा। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन एयर चीफ की आपस में ठन गई। फिर ऐसे में पुलवामा वाक़या, पाकिस्तान एयरफोर्स से डॉग फाइट में शिकस्त खाने के बाद बज़ाहिर तो पायलट अभिनंदन की जीत जाहिर की इंडिया ने, लेकिन फोर्सेस के अंदर ये सबको पता था कि भारतीय फ़ज़ाइया की तरबियत और जहाज़ ये जंग हार चुके थे, जिस पर मोदी हुकूमत ने जनरल बिपिन रावत की तजवीज़ पर इंडियन एयरफोर्स का न सिर्फ बजट कम किया बल्कि उनके पुराने दिफाई पुर्जों के बिल्स को क्लियर करने वाले जो फंड्स थे उनको भी रोक रखा था, जिसकी वजह से एयरफोर्स की कमांड में खासा एक रिएक्शन था, खासा गुस्सा था। ये तो थी जनरल बिपिन की अपने ही मातहत फ़ज़ाइया के साथ ताल्लुकात की एक कहानी। अब इंडियन आर्मी की बात कर लेते हैं, तो वो भी स्ट्रेटजिकल मामलात को लेकर जनरल बिपिन के फैसलों से बहुत नाखुश थे। जनरल बिपिन रावत और इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज नोवाने की भी आपस में तू मैं होती थी, तकरार हुई। फिर लद्दाख में चाइना से मार खाने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अमेरिका के पास जाकर उनका जो क्वाड ग्रुप है वो ज्वाइन कर लिया, जो इंडियन आर्मी में एक बड़ा ब्लंडर माना जाता था। अमेरिका के क्वाड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया शामिल हैं, जिसका मकसद जो है ये खित्ते में दिफाई ताकत को बढ़ाना है। क्वाड ग्रुप से भारत को अमेरिका की तरफ से दिफाई टेक्नोलॉजी का लालच था, जो पूरा तो ना हो सका, उल्टा भारतीय दिफाई जो खर्चे थे ये बहुत बढ़ गए और चीन ने भारत पर मौशी पाबंदियां लगाकर इसे ठीक ठाक माली नुकसान पहुंचाया। इस तरह जनरल बिपिन रावत से भारतीय जो आर्मी थी
ये शदीद नाराज़ थी। अफवाज की नाराज़गी और इख्तलाफात के बावजूद जनरल बिपिन रावत इंडियन फ़ज़ाइया के ही हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे और इस चॉपर में आग लगने पर भी काफ़ी मुमकिनात पैदा हो गई हैं, जिन पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का इंजन ऊपर होने के बावजूद वीडियो में देखा जा सकता है कि आग चॉपर के निचले हिस्से पर लगी हुई थी, जिसकी वजह अंदर से कोई छोटा मोटा ब्लास्ट हो सकता है या फिर बाहर से किसी चीज़ का हिट होना भी वजह बताई जा रही है। मामला क्या है? हेलीकॉप्टर का तबाह होना वाकई कोई हादसा है या फिर कोई साजिश है, प्रोपेगेंडा है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका, आप इन मामलात को बखूबी समझते हैं। क्या वीवीआईपी चॉपर हेलीकॉप्टर इतना ज़्यादा गैर महफूज होता है कि जिसमें इतनी बड़े ओहदे का जो जनरल है वो सफ़र कर रहा हो अपने ओहदेदारान के साथ, अफसरान के साथ, अपनी फैमिली के साथ, इतना गैर महफूज होता है? नहीं, गैर महफूज तो हरगिज़ नहीं होता, मगर अगर उसमें प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म ना हो, अगर बाहर की तरफ से कोई हमला है उसके अगेंस्ट अपना दिफा करने का, तो गैर महफूज भी हो सकता है। अब उसके ऊपर कौन से ऐसे सेल्फ डिफेंस मामलात कोई थे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर आम तौर पे इसके अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से, खासकर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि उनके ताल्लुकात जो अब सर्विसेज चीफ्स थे कम से कम 2 आर्मी के और एयरफोर्स के, उनके साथ ठीक नहीं थे। तो इन हालात में इस हेलीकॉप्टर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए था जिस पर उनको मुकम्मल तौर से उनका दिफा किया जा सके। बहरहाल ये तो इसकी, जब इंजन ऊपर हो, आग नीचे से लगे, तो इसे क्या समझा जाए? हादसा? जी, इसमें हादसा हो सकता है क्योंकि इंजन ऊपर है और आग नीचे लगी है। तो एक तो ये कि इंजन रिलेटेड ये आग नहीं है, ये इसके और भी वसाइल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग हुआ करती है, और दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि अगर कोई बाहर से चीज ने स्ट्राइक किया है, फायर किया गया है, तो उससे भी आग लग सकती है। सही। तो क्या अगर वाकई कुछ साजिश है, आपको लगता है कि अगर इस पर तहकीकात होंगी तो वो कभी सामने आ सकेंगी, या ऐसी जो कहानियां होती हैं समझा जाए कि नेशनल इंटरेस्ट में उसको छुपा लिया जाता है? नहीं जी, साजिश जो है वो तो इंक्वायरी में तो सामने आ जाएगी। अगर वो छुपाना चाहे तो वो और बात है, मगर जो इंक्वायरी होती है वो इतनी डीप होती है कि उसमें आप कोई किसी किस्म का शक नहीं छोड़ सकते। वो बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये बाहर से फायर हुआ या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग थी या कोई और वजह थी या कोई और टेक्निकल रीजन थी। तो ह्यूमन एरर या टेक्निकल रीजन ये बाकायदा इंक्वायरी में सामने आ जाती है। तो मुस्तकबिल में आप वहाँ कोई अस्करी जो है वो बहरान देख रहे हैं? ये तो खैर नहीं कहा जा सकता। अगर इसमें कोई ऐसी चीज सामने आ गई कि जी ये इस पर अटैक किया गया और ये कोई टेक्निकल या जहाज के क्रू की ह्यूमन एरर नहीं थी, तो फिर तो लाजमी चीज है कि इस पर काफी गुफ्तो शनीद होगी और इस पर आपस में उनके मसाइल भी पैदा होंगे। तो ये भी देखा जाएगा कि अगर ये बाहर से कोई अटैक हुआ है तो किसने किया है, फिर उसकी तह तक पहुंचा जाएगा। तो ये कोई आम इंक्वायरी नहीं, ये खासी कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरी। शाहिद साहब, अभिनंदन के साथ जो कुछ हुआ, भले दुनिया को दिखाने के लिए उसको इनामात दिए जा रहे हो या उसको सराहा जा रहा हो, उसे इंडियन एयरफोर्स की अच्छी खासी इंडिया के अंदर भी तनकीद हुई। अब इस वाक़े के बाद भी क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स की नाअहली है ये? नाअहली तो आप तब कहेंगे कि कोई ऐसी चीज हो जिसे आप टेक्निकल कह सकें या कोई ह्यूमन एरर कह सकें, फिर तो उसमें नाअहली का एलिमेंट आ जाएगा। सही। पर अगर इन चीजों पर कोई ऐसी चीज हुई है, इनकी बजाय कोई ऐसी चीज हुई है जिस पर आपका इख्तियार नहीं, तो फिर तो नाअहली के जुमरे में नहीं आएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।